नमस्कार, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सृष्टि एडुकेयर के ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है सृष्टि एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, उनके ऑटोबायोग्राफिकल बुक से ये लिया गया है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे इसको अच्छे से हिंदी में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आप लोगों के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी है। एक बहुत ही गहरा संदेश दे जाता है। ये एक उनके जीवन की एक छोटी सी झलक है, एक प्रेरणा भरी कहानी है उनके जीवन की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सीख को अपने जीवन में भी उतारें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है, और हम लोग शुरू करते हैं। माई चाइल्डहुड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, और एक वैज्ञानिक भी थे। तो ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है और हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में और जान लेते हैं और तब चैप्टर को शुरू करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन 1931। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो 1931 में हुआ था। He specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी कहाँ पे? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। After working for 2 decades in ISRO and mastering launch vehicle technologies, Dr. Kalam took up the responsibility of developing indigenous guided missiles at the Defense Research and Development. उन्होंने 2 साल तक काम किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2 साल तक काम किया। कहाँ पे? 2 दशकों तक, यानी कि 1 दशक यानी कि 10 साल, 2 डिकेड्स यानी 2 दशक यानी कि 20 साल, लगभग 2 दशक तक काम किया उन्होंने इसरो में, ठीक, इसरो। और वहाँ पे उन्होंने मास्टरिंग में एक प्रकार से महारत हासिल कर लिया उन्होंने लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ पे, यानी कि किसी चीज़ को कैसे लॉन्च करना है, जैसे मिसाइल वगैरह, रॉकेट वगैरह, उस पे उन्होंने महारत हासिल कर लिया उस दौरान, कार्य के दौरान। अब उन्होंने एक अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। डॉक्टर कलाम टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल। और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, दायित्व लिया, क्या चीज़ करने का? अपना देश में निर्मित मिसाइल तैयार करने का। इंडिजीनियस यानी कि अपना स्वदेशी, देसी मिसाइल तैयार करने का उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। कहाँ पे? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो एक प्रोग्राम चला था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्हीं में उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण किया कि मैं इस क्षेत्र में कार्य करूँगा। He was responsible for building indigenous capability and critical technologies through networking of multiple institutions, development and operationalization of पृथ्वी and अग्नि मिसाइल्स। और उनकी जिम्मेदारी क्या थी? पृथ्वी और अग्नि मिसाइल को तैयार करना। तो उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग जो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले एजेंसियाँ थी और यूँ कहें तो जितने भी संस्थान थे, उनको एक जगह इकट्ठा करके अपना रिसर्च का काम, अपना जो मिसाइल तैयार करने का काम था, उनको शुरू किया। ठीक, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1992, From July 1992 to December 1999, he was appointed scientific advisor to Defense Minister and was Secretary, Department, Defense Research and Development from July 1992 to December 1999. अब देखिए, वो 1992 से लेकर 1999 तक साइंटिफिक एडवाइज़र थे डिफेंस मिनिस्टर के, भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री थे, उनके साइंटिफिक एडवाइज़र के तौर पे उनको
रखा गया था। और उसके साथ साथ वो क्या थे, सेक्रेटरी थे, सचिव भी थे, किस चीज़ के, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसी दौरान 1992 से 1999 के दौरान वो सचिव भी थे और रक्षा मंत्री के सलाहकार भी थे। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट विच मेड इंडिया अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वॉज कैरीड अंडर हिम। जो पोखरण परमाणु परीक्षण था वो उन्हीं के देख रेख में किया गया था। पोखरण के बाद ही भारत को विश्व में न्यूक्लियर पावर के तौर पे जाना जाए लगा। ठीक है। He took up academics as a professor of technology and societal transformation in Anna University, Chennai in 2001. उन्होंने अपना करियर का शुरुआत जो किया था एक प्रोफेसर के तौर पे किया था अन्ना यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे वो पढ़ाते थे टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन वो पढ़ाते थे वहाँ पे। He has won many awards including the Padma Bhushan 1981, the Padma Vibhushan 1990 and the Bharat Ratna 1997। उन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें पद्म भूषण है जो 1981 में मिला था, पद्म विभूषण जो 1990 में मिला और भारत रत्न जो 1997 में मिला। He became the 11th President of India on 25th July 2002। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पे 2002 में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किए थे। एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 5-year टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 5 सालों तक वो अपना सक्सेसफुली उन्होंने अपना टर्म को कंप्लीट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन माई चाइल्डहुड टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ही फोकसेस ऑन हिज चाइल्डहुड डे। ये जो करंट पीस जो है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो द विंग्स ऑफ फायर उनके ऑटोबायोग्राफिकल बुक से लिया गया है, जिसका नाम था द विंग्स ऑफ फायर। उसमें से ये लिया गया है जो उनके चाइल्डहुड डेज के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाएं चैप्टर को यानी कि टेक्स्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। तो आइए, सबसे पहले जो है ये चैप्टर को डिवाइड किया गया है और हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। आप लोग भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। अब देखिए कह रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में हुआ था और आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम के एक छोटे से टापू जैसा वो शहर है रामेश्वरम, उसी में उनका जन्म हुआ था। और पहले वो कहाँ था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो पहले मद्रास शहर मद्रास स्टेट में था। माय फादर Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। अब देखिए वो कह रहे हैं अपने पिता के बारे में। उनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और वो कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त हुआ था, यानी कि वो आप लोग की तरह विद्यालय नहीं गए थे, वो स्कूल नहीं गए थे। लेकिन फिर भी ग्रेट इनेट विजडम यानी कि इनबॉर्न क्वालिटी जो कहते हैं वो होता है, इनेट मतलब इनबॉर्न क्वालिटी यानी कि जन्मजात। लेकिन वो जन्मजात उनके पास क्या था, ज्ञान था। कैसा, वो चालाक थे, वो बुद्धिमान थे और ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट और उदार पूर्वक उदारता उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। और He had an ideal helpmate in my mother आशियम्मा, और उनकी जो एक प्रकार से
एक सहायक कहें तो वो कौन थी जो उनको हर कामों में मदद करती थी? वो अब्दुल कलाम आज़ाद की माँ थी जिनका नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। वो कह रहे हैं कि उनके घर में जो उनकी माँ थी आशियम माँ, वो क्या करती थी, कितने लोगों को खिलाती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उतना याद नहीं है कि पर दिन पर डे उनके घर में बहुत सारे लोग खाना खाते थे जो बाहरी होते थे, जिनका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता था। यानी कि उनके माता पिता दोनों क्या थे? उदार थे। वो काफ़ी दूसरों के प्रति काफ़ी उदार थे वो लोग, और उनके घर पे कोई भी आता था तो वो बिना खाए उनको नहीं जाने देते थे। तो यही चीज़ वो दर्शा रहे हैं। ये पुराने ज़माने में काफ़ी हुआ करता था कि हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो उनको हम लोग ज़रूर खाना खिलाकर ही जाने देते थे। कोई भी भिखारी क्यों ना हो, कोई साधु हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, उनको हमारे घर में खाना खिलाया जाता था, उनका भोजन कराया जाता था। और लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है, कोई आता है हम उसको केवल चाय वगैरह पिला के भेज देते हैं। ये सब परिवर्तन काफ़ी हो गया है। लेकिन ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। तो उस समय दूसरे लोगों को खिलाना अपना संस्कार समझा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे देश से खत्म होती जा रही है। लोगों के प्रति उदारता खत्म होती जा रही है। हम सभी लोगों को गलत नज़र से देखने शुरू कर चुके हैं। तो ये चीज़ें भी हैं जो ध्यान देने की बातें हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। खैर चलिए, ये अलग टॉपिक है। तो वो कह रहे हैं कि हम उनके घर में ना बहुत सारे लोग खाना खा लेते थे। अगर उनके घर के मेंबर को जोड़ दिया जाए, उससे भी ज़्यादा लोग जो बाहरी थे वो उनके घर डेली खाना खा लिया करते थे। अब आइए नीचे। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कई सारे बच्चों में एक हूं, यानी उनके कई भाई बहन थे। अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents। वो एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? छोटे हाइट के थे, वो छोटे कद वाले थे। देखिए, छोटे कद काठी के थे और उनका जो लुक था ना वो एकदम अलग था सबसे। born to tall and handsome parents, उनके जो माता पिता थे वो लंबे थे और काफ़ी खूबसूरत थे, वो काफ़ी हैंडसम थे। उनके माता पिता दोनों काफ़ी अच्छे थे, अच्छे लुक वाले थे। लेकिन ये क्या थे? उन लोगों से बिल्कुल अलग थे, भिन्न थे। वी लिव्ड इन आवर ancestral house which was built in the middle of the 19th century। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century। वो अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए घर में यानी मकान में रहते थे जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick। अब देखिए, वो एक कैसा घर था? पक्का घर था, पक्का मकान था। वो चूना और ईंट को मिला करके बनाया गया था। ठीक है, चूना पत्थर और ईंट मिला के बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। कहाँ पे? मस्जिद वाली गली में, मस्जिद वाली सड़क को कहिए या गली कहिए, वहीं पे उनका मकान था, रामेश्वरम में। My austere father used to avoid, एक सेकेंड, अब देखिए, my austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। अब देखिए, उनके जो पिता हैं वो क्या है? सिंपल है और स्ट्रिक्ट भी है। ठीक,
वो क्या करते थे, जितने जो कंफर्ट है, लग्जरी है, वो लग्जरी और कंफर्ट लाइफ जीना पसंद नहीं करते थे, वो उसको अवॉइड करते थे, ठीक है। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक, खाने में कोई कमी नहीं होती थी, खाना सब कुछ मिलता था, कपड़ा भी प्रॉपर मिलता था, दवाइयाँ भी मिलती थी, सब कुछ मिलता था। लेकिन जो एक्स्ट्रा लग्जरियस लाइफ होता है, जैसे बैठने के लिए कुर्सी है ही, लेकिन हम लोग लग्जरी सोफा खरीद लेते हैं, लग्जरी रिक्लाइनर खरीद लेते हैं, तो वो सब चीजें नहीं, बस हाँ बैठना है तो कुर्सी है, कुर्सी पे बैठिए, खाना है, जो खाना है वो सब मिलेगा। किसी को तबीयत खराब होता था तो दवाइयाँ भी प्रॉपर मिलती थी, लेकिन लग्जरियस लाइफ को वो अवॉइड करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बहुत मेटेरियली एंड इमोशनली। वो कह रहे हैं कि उनका जो बचपन था वो काफ़ी सिक्योर था, मतलब काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि वो बुरा था, उनका बचपन काफ़ी अच्छा था, मटेरियली भी और इमोशनली भी, यानी उनको सामान भी सब कुछ प्रॉपर मिलता था, और जितना प्यार लाड प्यार चाहिए वो भी उनको प्रॉपरली मिल रहा था उनके बचपन में। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। जब वो 8 साल के थे तब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरुआत हो गया। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और क्यों वो समझ नहीं पाए क्या चीज, ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। जो इमली के बीज हैं, जो इमली के बीज के अचानक से जो मार्केट में वो डिमांड बढ़ गया, जब मार्केट में डिमांड बढ़ गया, वो समझ नहीं पाए कि क्यों डिमांड बढ़ गया, तो वो क्या किए, I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street। वो क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे जो टैमरिंड यानी कि जो इमली के बीज हैं उनको वो कलेक्ट करते थे, और एक दुकान में जहां मॉस्को स्ट्रीट था, जहां उनका घर था, वहां पे वो बेच दिया करते थे। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। जो पूरे दिन का वो कलेक्शन करते थे और उसको दुकान में बेच देते थे, तो लगभग उनको 1 आना मिलता था, ठीक है। कितना मिलता था, 1 आना, 1 आना उनको मिलता था। अब देखिए आगे, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमणि। Our area being isolated was completely unaffected by the war। अब देखिए, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी कि जो उनके जो जलालुद्दीन जिनका नाम था, वो क्या कहते थे, वो कहानियां बताते थे वार के बारे में, लड़ाई के बारे में। अब उनको बाद में पता चला, किस चीज़ से पता चला, जो हेडलाइन था दीनामणि करके एक जो अखबार या कुछ निकलता होगा, उनमें उनको पता चला, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा कि क्या हो रहा है वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है। उनका जो एरिया था वो आइसोलेट था बिल्कुल, वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। जो लड़ाई चल रही थी, जो युद्ध चल रही थी, उससे उनके एरिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ठीक है। अब आइए आगे। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज and something like a state of the emergency was declared। लेकिन जल्द ही, but soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन भारत को भी, उस समय भारत क्या था, गुलाम था, तो भारत को भी फोर्सफुली ज्वाइन कराया गया उस विश्व युद्ध में, और भारत को भी किसी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा गया। भारत के भी सेना जो थे वो युद्ध करने के लिए चले गए, और एक इमरजेंसी की तरह डिक्लेयर कर दिया गया, और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया पूरे स्टेट में, ठीक है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहला जो कैजुअलिटी यानी कि एक प्रकार से
जो कहिए कि जो कुछ दुखद समाचार होती है, जो जो कुछ नष्ट होता है, जैसे मान लीजिए सेना का डेथ हो गया, किसी सैनिक का डेथ हो गया, तो वही समझिए जो नुकसान है, वो पहला नुकसान किस चीज के फॉर्म में आया? तो पहला नुकसान आया सस्पेंशन के फॉर्म में। ट्रेन हॉल्ट, जो ट्रेन जो वहां पे रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन, उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब आइए आगे। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। अब देखिए क्या होता था, वहां पे हॉल्ट था, जो हॉल्ट अब बंद हो गया, हॉल्ट को खत्म कर दिया गया। तब क्या हो रहा था, जो न्यूज़पेपर वगैरह आते थे, अब उसको क्या कर दिया जाता था, बंडल बना करके और फेंक दिया जाता था चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम रोड में, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में उसको फेंक दिया जाता था। अब देखिए, दैट फोर्स्ड माय कजिन शमसुद्दीन who distributed newspapers in रामेश्वरम। अब क्या हुआ, अब देखिए उससे क्या इफेक्ट पड़ा। जो न्यूज़पेपर था वो फेंक दिया जाता था। ठीक है, जो न्यूज़पेपर था वो फेंक दिया जाता था ट्रेन से। तब इससे असर क्या हुआ, जो उनके एक भाई थे, ठीक है, जो उनके एक रिश्तेदार थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे रामेश्वरम में। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट, शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। जो शमसुद्दीन है तो उसको एक मदद की ज़रूरत पड़ गई कि जो अखबार फेंका जा रहा है उसको लेने के लिए। तो उसमें ऑटोमेटिकली किनका सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और उन्होंने उस खाली रिक्त जगह को भर दिया। और शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माय फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने उनको मदद किया था किस चीज़ के लिए, जीवन का पहला कमाई कमाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वेजेस अर्न करने के लिए किसने मदद किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, तो शमसुद्दीन ने। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए लगभग 50 वर्षों बाद फिर भी उनको क्या है, उनको एक गर्व है, वो गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने पहला जो फर्स्ट टाइम जो पैसा कमाया था उसको सोच करके वो गर्वान्वित महसूस होते हैं, उन्हें प्राइड फील होता है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए हर बच्चा जन्म लेता है तो कुछ न कुछ उसमें खासियत होती है, लेकिन हम उन खासियतों को नहीं देखते हैं और हम अपना उसके ऊपर कुछ थोपने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चा हर चीज़ के लिए उसके अंदर कुछ न कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ होती हैं जिनके साथ वो जन्म लेता है। हो सकता है कि कोई बच्चा जन्म के साथ ही खेलने में अच्छा हो सकता है कि कोई बच्चा जन्म के साथ गणित में अच्छा हो सकता है कि कोई बच्चा जन्म के साथ अंग्रेजी में अच्छा हो सकता है कि कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो, डांसिंग में अच्छा हो। तो ऐसा होता है कि हर एक बच्चा जो होता है वो कुछ न कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ ही जन्म लेता है, जिसको हमें समझना चाहिए और उसमें उसको मदद करनी चाहिए ताकि वो उसमें आगे बढ़ सके। Into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। अब देखिए, अब जहाँ पे वो जन्म लिए थे वो जो क्षेत्र है उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और इमोशनल इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, वातावरण था, जो सोशल कंडीशन था, जो आर्थिक कंडीशन था, वो सब कुछ उनको एक सर्टेन वे में ट्रेंड किया। ऐसा ही होता है कि हम जिस समाज से आते हैं वो समाज हमें उसी दिशा में मोड़ता है।
उस समाज के हम रहन सहन, उसकी नियम कानून, कायदे कानून ये सब समझते हैं, जानते हैं और उसी के साथ बड़े होते हैं। तो वैसे ही उनके साथ भी हुआ। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब देखिए उन्होंने अपने पिता से क्या लिया? पिता से लिया ऑनेस्टी यानी कि और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने अपने पिता से लिया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर। आई हैड 3 close फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब देखिए उन्होंने अपनी माता से क्या लिया? अपनी माता से लिया गुडनेस, विश्वास किस चीज में? अच्छाई में, और डीप काइंडनेस। उनकी माता जो थी, आपने पढ़ा है कि उनकी माता बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया करती थी, तो वो चीज काइंडनेस और गुडनेस अपनी माता की तरफ से उन्होंने प्राप्त किया, और पिता से ईमानदारी और डिसिप्लिन। ठीक है, अब देखिए सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर, और उनकी 3 भाई बहन। आई हैड 3 close फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। उनके पास 3 सबसे घनिष्ठ मित्र थे उनके बचपन के। उनका नाम क्या था? रामानंद शास्त्री। एक जो दोस्त थे उनका नाम था रामानंद शास्त्री। जो दूसरे दोस्त थे उनका नाम था अरविंदन। ठीक है, और तीसरे जो दोस्त थे उनका नाम था शिव प्रकाशन। ठीक है, शिव प्रकाशन, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके जो दोस्त थे वो तीनों हिंदू थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ठीक है, ये चीज हमें दर्शाता है कि हमारा सोसाइटी उस समय कैसा था। न हम हिंदू थे न मुसलमान थे, हम बस केवल हिंदुस्तान थे। हम हिंदू थे न मुसलमान थे, हम केवल इंसान थे। हमें इंसानियत थी। उनके माता पिता ने उनको इंसानियत सिखाया था। उन्हें कभी नहीं ऐसा लगा कि वो हिंदू है, मुसलमान है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी ये कहानी है। अब देखिए वो कैसे परिवार से बिलोंग करते थे तीनों बच्चे। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और वो तीनों जो बच्चे थे वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स यानी कि एकदम जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो एकदम कट्टरवादी टाइप, उस परिवार से वो बिलोंग करते थे। वो यानी कि अपने नियम कायदे कानून वगैरह सब कुछ मानते थे। वहां से वो तीनों बच्चे बिलोंग करते थे, और वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के मित्र थे। अब देखिए, एज चिल्ड्रेन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. अब देखिए बचपन में उन्हें कोई हिंदू मुस्लिम ये भेदभाव नहीं था, वो उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं थे बड़े होने तक। लेकिन क्या था, अब देखिए जो इनफैक्ट यानी कि असल में रामानंद शास्त्री जो थे वो कौन थे? वो बेटा थे पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, जो सबसे बड़े पंडित थे, धर्मगुरु थे, पंडित थे, जो सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, रामेश्वरम मंदिर के सबसे मुख्य पुजारी जो थे उनके वो बेटे थे, उनके वो लड़के थे। ठीक है, रामानंद शास्त्री। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. अब देखिए रामानंद शास्त्री, ठीक, रामानंद शास्त्री किनके बेटे थे? एक सबसे बड़े पुजारी के बेटे थे। बाद में उन्होंने अपने पिता के स्थान को ग्रहण किया और वे पुजारी बन गए रामेश्वरम मंदिर के। तो देखिए ये एक चित्र है जो दर्शाया गया है। ये ब्राह्मण परिवार है, ये उनकी जो साथ पूजा करने वाले हैं, यहाँ पे भगवान के जो बच्चे हैं ढोल नगारा बजा रहे हैं, और यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को भी दर्शाया गया है। ठीक है, समझे? अब आगे आइए। Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अब जो अरविंदन था वो बड़े होके क्या किए? बड़े होके वो बने
बिजनेस किए उन्होंने, अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस किया, वो गाड़ी वगैरह अरेंज करते थे। जो पिलग्रिम्स आते थे, जो श्रद्धालु आते थे मंदिर को दर्शन के लिए, उनके लिए वो गाड़ी वगैरह का इंतजाम किया करते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन क्या बन गए, वो बड़े होकर के साउदर्न रेलवेज के कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि रेलवे में जो खाना वगैरह का जो इंतजाम होता है उनका उन्होंने बिजनेस किया। ठीक, अब चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। अब देखिए, वो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, जो वार्षिक श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी होता था, तो वहां पे जो एपीजे अब्दुल कलाम के जो परिवार थे वो बोट यानी कि नाव का अरेंज करते थे, नाव का व्यवस्था करते थे, और जो आइडल्स है, जो राम जी, सीता जी, ये सबको वहां जो मैरिज साइट, जो शादी का जो जगह होता था, स्थान होता था, वहां पे उनको पहुंचाया करते थे। अब देखिए, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। उनके घर के बगल में ही वो जगह था जिसका नाम था रामा तीर्थ। ठीक है, events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब देखिए, वो ऐसे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ जहाँ पे एक तरफ रामायण की भी जो कथाएं हैं वो चलती थी, और प्रोफेट मोहम्मद साहब की भी जो उनकी जो बातें हैं उनको भी कहा जाता था। सोते जागते हमेशा उनकी माता या उनकी जो दादी माँ थी वो उनको कहा करती थी। तो ऐसे परिवार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बीता। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं का ये परिवार है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवनी के थ्रू उस समय के भारत को दर्शा रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारा भारत कैसा था और कैसा होते जा रहा है। ठीक है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग सोचिए जरा कि आप लोग किस भारत में रह रहे हैं, क्या ऐसा भारत है अभी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim। अब देखिए, one day जब वे 5वीं कक्षा में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री प्राथमिक विद्यालय में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नए शिक्षक उनके कक्षा में आते हैं और वो आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम। वो कैसी एक टोपी पहनते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक टोपी पहनते थे, जो मुस्लिम लोग अपने टोपी को पहनते हैं वैसा ही टोपी वो पहनते थे, जिससे पता चलता था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस कम्युनिटी से हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर द sacred thread। A new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy। अब देखिए, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक टोपी पहनते थे और फ्रंट रो में बैठते थे। सबसे आगे की सीट पे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बैठते थे अपने बचपन में, और बगल में कौन थे, तो रामानंद शास्त्री। और वो क्या, रामानंद शास्त्री क्या पहनते थे, जो सैक्रेड थ्रेड होता है, यानी कि जो हम लोग हाथ में बांधते हैं कलावा वगैरह, वो चीज। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम और वो एक ब्राह्मण। वो उस शिक्षक को पेट में हजम नहीं हुआ, उसको पचा नहीं कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है। अब उस टीचर को पचा नहीं कि एक हिंदू पुजारी का बेटा मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked
asked to go and sit on the back bench. अब देखिए क्या हुआ, वो इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उस टीचर ने क्या कहा कि तुम उठो यहां से और पीछे जाओ, पीछे बैठो. आई फेल्ट वेरी सैड. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या हुआ, बहुत बुरा लगा. एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. और रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा. ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. अब देखिए, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पीछे जा रहे थे तो रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा और वो एकदम डिप्रेस्ड, एकदम उदास होके रामानंद शास्त्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख रहे थे. ठीक है, अब आगे आइए, अब आगे देखते हैं. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल खत्म होने के बाद दोनों कहाँ गए, दोनों घर गए और इसके बारे में अपने माता पिता से उन्होंने बताया. रामानंद शास्त्री ने भी बताया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी अपने माता पिता को इस बारे में बताया. अब देखिए, लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब देखिए, जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने क्या किया था, टीचर को समन किया, टीचर को बोला, फटकार लगाया टीचर को. और इन बच्चों के प्रेजेंस में बच्चे भी उपस्थित थे और उनके माता पिता ने, जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा, टीचर को बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलत चीज कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो, आप छोटे बच्चे के दिमाग में जहर घोल रहे हैं सोशल इनइक्वालिटी का और कम्युनल इंटॉलरेंस का. ये चीज गलत है, आपको नहीं करना चाहिए. उस पे उन्होंने उस टीचर को डांट लगाई, फटकार भी लगाया. एज ए टीचर, जो उस टीचर ने किया ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है. मैं भी उस जगह पे रहता तो उस टीचर को फटकार लगाता, उस टीचर को वहाँ स्कूल में पढ़ाने नहीं देता. क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मन के बिल्कुल कोमल होते हैं. अगर उनको आप बचपन से ही गलत शिक्षा दीजिएगा तो बड़े होकर के वो क्या बनेंगे. इसीलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम सभी पहले इंसान हैं. अब देखिए आगे, ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. देखिए, बिल्कुल सही कहा. उनके पिता ने क्या कहा, जो ब्राह्मण थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने क्या कहा, एकदम ब्लंटली बोला, एकदम सीधा से बोला कि देखिए, या तो आप इसमें माफी मांगिए और या तो स्कूल छोड़ दीजिए और इस टापू को भी, इस आइलैंड को भी, रामेश्वरम को भी छोड़ के आप यहाँ से चले जाइए. ऐसा जहर घोलने वाला शिक्षक हमें नहीं चाहिए. अब बिल्कुल सही कहा उन्होंने. नॉट ओनली did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब देखिए, टीचर ने केवल माफी ही नहीं मांगा, बल्कि जो लक्ष्मण शास्त्री का जो रवैया था, इस पे सख्ती था, उन्होंने, वो क्या हुआ, उस शिक्षक को अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर कर दिया और वो शिक्षक फिर से अपना सही से अपना जो कार्य है वो करने लगे. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. अब देखिए, एक प्रकार से कहा जाए तो जो रामेश्वरम का छोटा सा सोसाइटी जो था वो क्या था, सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, एकदम रिजिड था और हर जाति के, हर धर्म के, हर पंथ के लोग एक साथ वहां पे रहते थे, मिलजुल के रहते थे. वो एक कल्चर, एक अलग प्रकार का कल्चर वहां रामेश्वरम में था. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. ठीक है. अब however, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife. लेकिन फिर भी उनके जो साइंस टीचर थे, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यन अय्यर,
वो क्या थे, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो काफी कंजर्वेटिव थी, ठीक है, वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल, वो विद्रोही टाइप की थी। He did his best to break social barrier so that people from varying backgrounds could mingle easily. वो जो थे वो क्या करते थे, वो बैरियर को तोड़ते थे, वो जो लोग के जो सोच विचार थे, जो पुराने ख्यालात वाले, उसको वो तोड़ते थे, वो ऐसा कार्य किया करते थे, ठीक है। जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे वो आसानी से एक साथ मिलजुल सके, वो ऐसा सोचते थे। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop you so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो कलाम के साथ घंटों व्यतीत किया करते थे। एक ब्राह्मण शिक्षक जो साइंस टीचर थे वो उनके साथ घंटों व्यतीत किया करते थे और बोलते थे, कलाम मैं तुम्हें डेवलप करना चाहता हूँ इस कदर कि तुम जो हाईली एजुकेटेड जो लोग होते हैं बड़े बड़े शहरों के, उनके साथ तुम रह सको, उनके साथ तुम एकदम आसानी से, तुम कहीं मतलब किसी भी कंडीशन में तुम पीछे ना हटो उनसे, मतलब कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ चल सको, ऐसा उनका सोच था उनके साइंस टीचर का। अब आइए आगे देखते हैं। वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील। एक दिन उनके जो साइंस टीचर है उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके घर पे बुलाते हैं खाना के लिए। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine with her ritually pure kitchen. लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो क्या हुई, घबरा गई। क्या हुई, घबरा गई, बिल्कुल से अवाक रह गई इस आइडिया से कि उनके घर एक मुस्लिम लड़का आ रहा है खाने के लिए, और मतलब जो उनका जो घर है वो प्योर हिंदू घर है, उनका जो किचन है वो प्योर हिंदू है, उसमें एक गैर हिंदू आ रहा है, ऐसा सोच के वो बिल्कुल घबरा गई। She refused to serve me in her kitchen. अब क्या हुआ, वो तो चले गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनकी शिक्षक की पत्नी साइंस टीचर की, वो मना कर दी बिल्कुल कि नहीं, मैं और इस लड़के को किचन में खाना नहीं खिलाऊंगी, किचन में खाना नहीं परोसूंगी। Siva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served with me his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब देखिए क्या हुआ। अब बिल्कुल सुब्रमण्यन अय्यर है वो गुस्सा नहीं हुए और बिल्कुल नहीं हिचकिचाए और गुस्सा नहीं हुए, कोई झल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं अपने पत्नी पर। उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए खाना परोसा और उसके बगल में बैठ के खाने लगे, ठीक है। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी जो है, जो शिक्षक की पत्नी है, वो दरवाजे से झांकते हुए ये सब चीज देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे चुटकी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि वो देख रही हैं, वो ऑब्जर्व कर रही हैं कि क्या मुझ में कुछ अलग है, कि मैं क्या अलग तरीके से चावल खा रहा हूँ, क्या अलग तरीके से पानी पी रहा हूँ, और खाने के बाद जो फर्श है वो साफ कर रहा हूँ, क्या वो अलग तरीका है मेरा और उनमें कोई फर्क भी है क्या। अब देखिए, when I was leaving his house, Siva Subramanian Iyer invited me to join him for dinner again in the next weekend. अब देखिए, खाना पीना तो हो गया, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां से जा रहे थे तो शिवा सुब्रमण्यन अय्यर फिर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड में फिर आना और डिनर करेंगे हम लोग साथ, ठीक है, यानी रात का खाना हम लोग एक साथ खाएंगे। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अब देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं उनके जो शिक्षक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप समझिए वो क्या कह रहे हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हेजिटेट कर रहे थे, हेजिटेशन था उनके अंदर कि उनकी पत्नी ने तो मना कर दिया है खाना देने से, फिर वो बुला रहे हैं, सर मैं आऊं कि नहीं आऊं। तो उनके अंदर हेजिटेशन को देख करके फिर उनके शिक्षक जो है वो क्या कहते हैं
कि अपसेट मत हो। अगर तुम एक बार कुछ सिस्टम में परिवर्तन लाना सोच लेते हो तो ऐसे प्रॉब्लम सब आते रहते हैं, उसके लिए टेंशन मत लो। ऐसे प्रॉब्लम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब सिस्टम को चेंज करना है तो प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आप भी सोचिए कि अगर जीवन में कुछ नया करना है, कुछ चेंज करना है तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। उसको प्रॉब्लम को देख के घबराइए मत, प्रॉब्लम का सामना करिए। When I visited his house the next week, Shiva Subramanian Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब देखिए यहाँ पे बदलाव हुआ। जब अगले सप्ताह जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले नेक्स्ट वीक उनके घर पे आते हैं खाना खाने के लिए, तो उनकी पत्नी खुद उनको लेकर के किचन में जाती है और अपने हाथों से खाना परोसती है और खिलाती भी है। तो ये देखिए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर हम चाह लें, हम दृढ़ संकल्पित हैं, दृढ़ निश्चय कर लें तो सब कुछ संभव है। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. अब देखिए, अब क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो क्या था? खत्म होने को था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने को था और जो भारत का जो है जो फ्रीडम के लिए जो मतलब एक प्रकार से वो क्या था, वो आसन्न था, यानी कि भारत को आजादी मिलने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। भारतीय अब अपना देश बनाएंगे, यानी गुलामी खत्म होके भारत के लोग अपना देश, खुद का देश बनाने वाले थे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। ठीक है। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. उन्होंने अपने पिता से, पूरा जो देश था वो क्या था, एक प्रकार से एकदम नया था, अनपैरेलल्ड था, एकदम ताजा था। वो पूरा देश ताजी एनर्जी से भरा हुआ था और नई सोच थी, नई ऊर्जा थी। तो उसमें उन्होंने अपने पिता से क्या कहा कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए रामेश्वरम छोड़ने के लिए, ताकि मैं पढ़ सकूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम में जाके मैं आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकूं। ठीक है।